हेलो मेरे प्रिय सज्जन साथियों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में। आज हम लगाने वाले हैं यूपीएससी प्रैक्टिस सेट नंबर 3 का पार्ट बी, जिसमें मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और उनसे रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट भी बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। पहला प्रश्न, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में विधायिका का गठन किया गया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, अनुच्छेद 168। अनुच्छेद 168 के तहत राज्यों में विधायिका का गठन किया गया था। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही उत्तर है। और 366 में क्या आ जाएगा हमारा? 366 में है परिभाषाएं। ये अनुच्छेद संविधान के विभिन्न प्रावधानों में प्रयुक्त होने वाले अनेक शब्दों और वाक्यांशों की परिभाषाएं प्रदान करता है। इस अनुच्छेद में ये उल्लिखित है। अनुच्छेद 156 में क्या है दोस्तों? अनुच्छेद 156 में है राज्यपाल की पद अवधि। राज्यपाल की पद अवधि, सबको ये फैक्ट याद रखना है। अनुच्छेद 269 में क्या है? अनुच्छेद 269 में है संघ द्वारा उद्ग्रहित और संग्रहित किंतु राज्यों को सौंपे जाने वाले कर। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिल जाती है। ये अनुच्छेद इंपोर्टेंट रहेंगे, सभी को ये फैक्ट याद रखने हैं। अगला प्रश्न, विश्व का एकमात्र ऐसा कौन सा देश है जो बाघों और शेरों को उनके प्राकृतिक आवास में रखता है? इसका सही जवाब है अपना प्यारा भारत। ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन 2 इसका बिल्कुल सही उत्तर है। भारत जो है बच्चों, बाघों और शेरों को उनके प्राकृतिक आवास में रखता है। और इंडिया की कैपिटल तो आपको पता ही होगा, नई दिल्ली। भूटान से आपको क्या याद रखना है? भूटान की कैपिटल थिम्पू। भूटान की करेंसी नगुल ट्रम। म्यांमार से आपको क्या याद रखना है? म्यांमार की कैपिटल नेपिडो। म्यांमार की करेंसी क्या? नेपाल की कैपिटल काठमांडू। नेपाल की करेंसी रुपया। इतना आपको इस क्वेश्चन से याद रखना है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, हड़ताल करने का अधिकार। हड़ताल करने का अधिकार दोस्तों मौलिक अधिकारों में नहीं आता। शोषण के विरुद्ध अधिकार मौलिक अधिकार है हमारा। और ये कौन कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 में है। अवसर की समानता ये अनुच्छेद 16 में है। अनुच्छेद 16 में ये भी हमारा मौलिक अधिकार है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार ये भी हमारा मौलिक अधिकार है। ये है 25 से 28 तक। 25 से 28 तक अनुच्छेद में इनका उल्लेख है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिल जाती है। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का वह भाग कौन सा है? यहाँ भाग नहीं है बच्चों, अनुसूची लिख लेना यहाँ पे, अनुसूची। भारतीय संविधान का वह भाग, वह अनुसूची कौन सी है जिसके अनुसार हर राज्य से राज्यसभा के लिए चुने जाने वाले सदस्यों की कुल संख्या तय की गई है? इसका सही जवाब है प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर 1, चौथी अनुसूची। चौथी अनुसूची जो है वह राज्य से राज्यसभा के लिए चुने जाने वाले सदस्यों की कुल संख्या तय करती है। ऑप्शन 4 इसका बिल्कुल सही उत्तर है। नौवीं अनुसूची से हमें क्या याद रखना है? नौवीं अनुसूची, इसे प्रथम संशोधन 1951 द्वारा जोड़ा गया था। सातवीं अनुसूची से क्या याद रखना है? सातवीं अनुसूची से ये केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे से संबंधित है। और इसमें 3 सूची है। कौन कौन सी? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। ये 3 सूची आपको याद रखनी है। आठवीं अनुसूची से आपको क्या याद रखना है? आठवीं अनुसूची में 22 आधिकारिक भाषाओं की सूची दी हुई है। और मूल रूप से 14 भाषाएं, लेकिन संशोधन के बाद अब 22 भाषाएं इसमें है। 22 भाषाएं। अगला प्रश्न, गलत मिलान की पहचान करें। फाउंटेन पेन की खोज किसने करी? लुइस एडवन वाटरमैन। बैरोमीटर की इवांजेलिस्टन टेरी सेली। एनिमेशन एमिल रेनोडे। एमिल रेनोड। इसका सही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर 2, एमीटर की खोज जकरायन ने जैसन ने नहीं करी। ये इसका गलत आंसर है। ऑप्शन 2 इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न, दारा शिकोह किसका भाई था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, औरंगजेब का। और औरंगजेब जो है वह दारा शिकोह का भाई था। और औरंगजेब को ही जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता है। गुरु तेग बहादुर की मृत्यु इसी ने करी थी, औरंगजेब ने। और औरंगजेब ने ही बीबी का मकबरा बनवाया था। हुमायूं से हमें क्या याद रखना है? हुमायूं से हमें याद रखना है इनका पूरा नाम नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं था। और हुमायूं के 3 युद्ध इंपॉर्टेंट है, वो बारी बारी से याद रखने हैं। पहला है चौसा का युद्ध, जो 1539 ईस्वी में शेरशाह सूरी के साथ इन्होंने लड़ा था। कन्नौज का युद्ध, जिसे बिलग्राम युद्ध के भी नाम से जाना जाता है, वो 1540 ईस्वी में हुआ था। सरहिंद का युद्ध, जो 1555 ईस्वी में सिकंदर सूरी के साथ
इन्होंने लड़ा था हुमायूं ने। तो ये 3 युद्ध आपको बारी बारी से याद रखने हैं। और हुमायूं से हमें क्या याद रखना है? दीन पनाह नामक दिल्ली में शहर की स्थापना इसने ही की थी। और हुमायूं की बहन ने ही गुलबदन बेगम नाम से इसकी जीवनी हुमायूं नामा लिखी थी। और हफ्ते में 7 रंग के कपड़े हुमायूं ही पहनता था। आपको ये फैक्ट हुमायूं के बारे में याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट रहेंगे। अकबर के बारे में आपको क्या याद रखना है? अकबर के बारे में इन्होंने 1556 से 1605 ईस्वी तक शासन किया था। और पानीपत का द्वितीय युद्ध जो 1556 ईस्वी में हुआ था, इसमें अकबर के सेनापति बैरम खान ने हेमू को हराया था। और हल्दी घाटी का युद्ध जो 1576 ईस्वी में हुआ था, ये युद्ध अकबर की सेना मानसिंह के नेतृत्व में और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था। ये फैक्ट आपको अकबर के बारे में याद रखना है। और दीन इलाही, जजिया कर, इबादत खाना, मनसबदारी प्रणाली की शुरुआत अकबर ने ही की थी। और शाहजहां से आपको क्या याद रखना है? शाहजहां से आपको याद रखना है, शाहजहां को इंजीनियर सम्राट के नाम से भी जाना जाता है। मुगल वास्तुकला का स्वर्ण युग कहा जाता है इसी के काल को। और इन्होंने ताजमहल बनवाया, लाल किला बनवाया, जामा मस्जिद और मोती मस्जिद का निर्माण इन्होंने ही करवाया था। और मयूर सिंहासन जिसे तख्ते ताउस भी कहा जाता था, इन्होंने ही उसकी नींव रखी थी। तो इतना आपको शाहजहां के बारे में भी याद रखना है। इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिल जाती है। अगला प्रश्न, कौन सी बीमारी में कीटाणु के संपर्क में आने के बाद टीका दिया जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, चेचक। चेचक इसका सही उत्तर है। ऑप्शन 4 इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न, सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, हीरा। हीरा जो है सबसे कठोरतम पदार्थ है बच्चों। और हीरा कार्बन का ही अपरूप होता है। क्या होता है? कार्बन का ही एक अपरूप होता है। ये सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। और ये विद्युत का कुचालक भी होता है। इसकी चमक पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होती है। और इसका प्रयोग आभूषण और कांच काटने के औजारों में यूज किया जाता है। इतना आपको हीरे के बारे में याद रखना है। टंगिस्टन, टंगिस्टन से आपको क्या याद रखना है? इसका गलनांक 3422 के समथिंग होता है सेल्सियस। इतना इसका गलनांक रहता है। और इसका प्रयोग कहाँ होता है? बल्ब के फिलामेंट में इसका प्रयोग होता है। ग्रेफाइट से आपको क्या याद रखना है? ग्रेफाइट से आपको याद रखना है, ये भी एक कार्बन का अपरूप है। और ये अधातु होने के बावजूद भी विद्युत का सुचालक है। ये आपको याद रखना है। और इसका प्रयोग पेंसिल के लेड नाभिक के रिएक्टर में मंदक के रूप में इसका यूज किया जाता है। इतना आपको ग्रेफाइट के बारे में याद रखना है। और स्टील के बारे में आपको कमेंट में लिखना है, आप स्टील के बारे में कितना जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। भारत में आधुनिक उद्योग में पहली बार भारी बढ़ोतरी 1860 के दशक में हुई। यह किसका प्रत्यक्ष परिणाम था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, अमेरिका के गृह युद्ध के कारण यूरोप में मांग उत्पन्न हुई थी, उसके कारण। ऑप्शन 2 इसका बिल्कुल सही उत्तर है बच्चों। अगला प्रश्न, अर्थव्यवस्था में अति मुद्रास्फीति का परिणाम क्या होगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, मुद्रा की कीमत में गिरावट आएगी। मुद्रा की कीमत में गिरावट आएगी यानी महंगाई बढ़ेगी। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न, किस सॉफ्टवेयर में स्प्रेडशीट्स होते हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में स्प्रेडशीट्स होते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही उत्तर है। सबको ये फैक्ट याद रखना है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी ऑटोमोबाइल गैस एक वायु प्रदूषक नहीं मानी जाती? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, कार्बन डाइऑक्साइड जो है CO2, ये एक वायु प्रदूषक नहीं मानी जाती। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र की जनसांख्यिकी रिपोर्ट के अनुसार, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखना। संयुक्त राष्ट्र की जनसांख्यिकी रिपोर्ट के अनुसार अप्रैल 2025 तक भारत की जनसंख्या कितने तक पहुंच गई है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, 1.4639 बिलियन। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही उत्तर है। ये इंपॉर्टेंट रहेगा, इस पे निशान लगा लो बच्चों। अगला प्रश्न, रोलांड गैरास किस टेनिस ग्रैंड स्लैम से संबंधित है, मतलब जुड़े हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, फ्रेंच ओपन। फ्रेंच ओपन से ये जुड़े हैं। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न, दामोदर नदी कहाँ निकलती है? इसका सही जवाब है प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर 2, छोटा नागपुर से। छोटा नागपुर से जो है दामोदर नदी निकलती है। और दामोदर नदी को बंगाल का शोक भी कहा जाता है।
और छोटे नागपुर से और कौन कौन सी नदी निकलती है, सबको याद रखना है। छोटे नागपुर से दामोदर नदी एक हो गया, स्वर्ण रेखा नदी, दक्षिणी कोयल नदी, ये आपको याद रखनी है। 3 नदी निकलती है छोटे नागपुर से, दामोदर नदी, स्वर्ण रेखा नदी, दक्षिणी कोयल नदी। 3 नदियाँ छोटे नागपुर से निकलती है। तिब्बत से कौन कौन सी निकलती है? तिब्बत से निकलती है सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सतलज, ये इंपॉर्टेंट नदी याद रखनी है। और नैनीताल के पास से कौन सी? नैनीताल के पास से निकलती है रामगंगा नदी, जो उत्तराखंड में है। और सोमेश्वर पहाड़ी के पश्चिम ढाल से कौन कौन सी निकलती है? यहाँ से निकलती है बच्चों बूढ़ी गंडक नदी, जो बिहार में है। कौन सी? बूढ़ी गंडक नदी। कितना आपको इस क्वेश्चन के बारे में याद रखना है। अगला प्रश्न, समुद्री क्षेत्र में भारत की पहली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी का नाम क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, सागरमाला फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड। ऑप्शन 2 इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश का त्रिवेणी संगम, ये मैंने आपको कई बार पढ़ा दिया है बच्चों, ये कहाँ है अभी बताना है। उत्तर प्रदेश का त्रिवेणी संगम निम्नलिखित नदियों में से किसके संगम का स्थान है? इसका सही जवाब हो जाएगा, ये मैंने आपको कई बार पढ़ा दिया कि त्रिवेणी संगम जो है ये 3 नदियों से आकर मिलता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, गंगा यमुना सरस्वती, इसका सही उत्तर हो जाएगा। और ये कहाँ है? ये बच्चों प्रयागराज में स्थित है, ये मैंने आपको कई बार पढ़ा दिया है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश में विश्वविद्यालय नहीं है? इसका सही उत्तर है बुंदेलखंड विश्वविद्यालय, ये भी है। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, ये भी है। गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय, ये भी है। लेकिन ऑप्शन नंबर 3 बरकत उल्ला विश्वविद्यालय, ये नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, गिद्धा नृत्य। ये गिद्धा नृत्य जो है ये पंजाब राज्य का है। और रामलीला ये भी यूपी का है, रासलीला ये भी यूपी का है, अहिर नृत्य ये भी हमारे यूपी का है। तो ऑप्शन 4 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। गिद्धा नृत्य पंजाब, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में ललित कला अकेडमी कहाँ क्षेत्रीय केंद्र में स्थित है? इसका सही जवाब है प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर 2, लखनऊ में। लखनऊ में ये ललित कला अकेडमी स्थित है। और लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है। और अलीगढ़ को ताला नगरी कहते हैं। और कानपुर और इलाहाबाद के बारे में आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, आपको इनके बारे में कितनी जानकारी है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो बच्चों ये था आज का प्रैक्टिस सेट, इसी के साथ हमारी वीडियो होती है समाप्त। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लग रही है, प्लीज़ एक लाइक करना ना भूलिए, और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। और जो जो यूपीएसआई की तैयारी कर रहा है उन तक मेरी वीडियो ज़रूर पहुँचाइए। उनकी इन प्रैक्टिस सेट के माध्यम से बहुत ही ज़्यादा सहायता होने वाली है। तो अब मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।